आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू में ड्रोन हमले से अब तक दहशत है। उस हमले की जांच अभी शुरू हुई थी कि आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने बेहद कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर हमला कर दिया है और इस हमले में फयाज अहमद शहीद हो गए हैं। वहीं उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई है। दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने आधी रात को एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस हमले में फयाज अहमद के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उनकी बेटी और पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहले उनकी पत्नी और फिर बाद में बेटी ने भी दम तोड़ दिया। हमले के बाद से इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। हमलावरों की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और भागने में सफल रहे। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस एहतियात के तौर पर इलाके की तलाशी लगातार ले रही है। आपको बता दें कि कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस वालों पर हमले की वारदात पहले कुछ समय में बढ़ी है। हाल ही में श्रीनगर में 2 जगहों पर 2 पुलिस वालों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई थी। मध्य कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और शक जताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे डीआरएफ संगठन का हाथ हो सकता है, क्योंकि डीआरएफ ने ही धमकी दी थी कि आने वाले दिनों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाएंगे। तो आतंकियों की एक और कायराना हरकत निकलकर सामने आई है। जो कल हमला हुआ था, अभी तक देश उसको भुला नहीं पाया है। उस हमले की जांच लगातार चल रही है, क्योंकि वो आतंकी हमला था। साजिश बहुत बड़ी थी। धमाका भले ही छोटा हो, लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। उसकी जांच लगातार चल रही है। आज एक एसपीओ की हत्या कर देना बहुत बड़ा संदेश साफ साफ है कि भारत को चेताने की कोशिश यहां पर की जा रही है और भारत को तैयार रहना होगा इस हरकत का जवाब देने के लिए, इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए, इस आतंकवादी गतिविधि का जवाब देने के लिए। आतंकी हरकतों का जवाब तो देना ही पड़ेगा और पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पहले कई बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कल जम्मू में ड्रोन से हमला किया गया। उस ड्रोन से जो हमला किया गया उसको लेकर कई तरह के शक अब तक पैदा किए जा रहे हैं। वो ड्रोन कहां से आया था? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आया था या फिर जम्मू के शहर से ही आया था? कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? क्या वो आतंकवादी गतिविधि से जोड़कर इसको देखा जा सकता है? लेकिन आज का जो हमला है, एसपीओ के घर में घुसकर गोलीबारी की गई है, एसपीओ की हत्या कर दी गई है, उनकी बेटी और पत्नी की भी मौत हो चुकी है। कई तरह के शक इस पूरे मामले को लेकर गहराते जा रहे हैं और दूसरी बड़ी बात यह कि इन दूसरों ही एक दूसरे से कनेक्ट करके इन मामलों को देखा जा रहा है। आज का जो एसपीओ को गोली मारना और कल ड्रोन के जरिए हमला करना, इन दोनों ही गतिविधियों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही आतंकवादी गतिविधि हैं और आतंकवादी गतिविधि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है और जो सामने बातें निकलकर आ रही हैं वो ये है कि आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कई हरकतें हो चुकी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ललन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि कल जो ड्रोन के जरिए हमला किया गया था, अभी तक उस मामले की जांच चल रही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि इतना तो तय है कि वो आतंकवादी गतिविधि थी, आतंकी हमला था, लेकिन आज फिर से एक एसपीओ की हत्या कर देना। का एक मतलब छोटा सा ग्रुप है जो घाटी में आजकल बहुत ज्यादा हलचल और दहशत फैला रहा है। इन्होंने उसको और उसकी वाइफ को मौत का घाट उतार दिया
और उनकी लड़की अभी एडमिट है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ड्रोन का जो साजिश हुआ है और उसके साथ साथ इस तरह की अवंतीपुरा में एक्शन हुई है टीआरएस के द्वारा, ये सब कुछ सोची समझी पाकिस्तान, आईएसआई और उनके जो स्लीपर सेल हैं जो घाटी के अंदर लोकल बैठे हुए हैं, उन सभी का ये इस एक्शन में प्लानिंग है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंट्रोगेशन एक पकड़े हुए आतंकी जो नदीम है उससे पूछताछ चल रही है और कुछ उससे जानकारी भी मिली है। और जो एक लिंक मैं और बताना चाहूंगा कि जो कठुआ के अंदर 2 लोग मतलब एक महिला के द्वारा देखे गए थे, वो भी आगे जाके सांबा इलाके में कहीं न कहीं नजर आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहली बार ड्रोन के साथ ये साजिश हुई है जिसमें माना जा रहा है कि 1.5 kg का एक्सप्लोजिव इसमें फेंका गया था, लेकिन इनका जो सोच था ट्रांसपोर्ट और M-17 हेलीकॉप्टरों को बर्बाद करने का, वो नकारा हो गया। लेकिन ये पूरा जो नेटवर्क है वो आईएसआई का है, इसमें कोई शक नहीं है और इस साजिश का सूत्रपात पाकिस्तान है। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, एक के बाद एक हमले, पहले ड्रोन के जरिए हमला कल हो जाता है और आज एसपीओ की हत्या कर दी जाती है। एसपीओ की पत्नी और बेटी की भी मौत हो चुकी है उसी फायरिंग में। इतना तो अब तय हो गया कि हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ेगा। जी मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ समय से खबरें जरूर नहीं आ रही थी नेशनल मीडिया में, हमारी अखबारों में, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था जब जम्मू कश्मीर के अंदर शांति रही हो। खाली खबरें दबा देने से शांति नहीं आती है, आपको इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जब तक आस्तीन के सांप आप पाल के रखेंगे तब तक इस तरीके की जो गतिविधि है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को बुलाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, तो इन चीजों से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को बल मिलता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और इस परिवार का पुराना जो नाता है, पुराना जो संबंध है, वो सीधे सीधे आतंकवादियों से रहा है और इनकी वजह से कई बार आतंकवादियों को जेल से छोड़ा भी गया है और ये चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर को बदलने चले हो, आपने धारा 370 हटाई है और इन्हीं लोगों की जो पसंद है वो ये धारा 370 लगाना चाहते हैं, वहां के लोगों की आवाज बनते हैं। तो मुझे लगता है भारत सरकार को ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि इन लोगों को, देश के दूसरे लोगों को भी इनसे दूरी बनानी चाहिए। ये लोग देश के लिए खतरा है। तो आने वाले टाइम में आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और जो आस्तीन के सांप है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको सजा देनी पड़ेगी, बल्कि मैं तो कहूंगा उनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक टाइम क्राइम अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन जिस तरीके से योगी जी की सरकार आई है, योगी जी ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले क्राइम को और क्रिमिनल्स को चेता दिया था और उनके इनकाउंटर किए गए या वो यूपी छोड़ करके भाग गए। इसी तरीके से आपको जम्मू कश्मीर में भी काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है चीजें और स्थिति दोनों बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो तय है कि जम्मू कश्मीर में ही वो आतंकी, वो जो आतंकवाद है वहां पर रहता है, जो कि गतिविधियां देखने को मिलती हैं। आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, इतना तय है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, इतना भी तय है। लेकिन एक जो आतंक जम्मू कश्मीर के अंदर पलता है, जम्मू कश्मीर में पलता, सबसे खतरनाक वो हो जाता है। एक खास कारण है, हम लोगों ने 90 के दशक से जो कि आतंकवाद पीक था, उस समय भी हम लोगों ने वहां अपनी सेवाएं की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घाटी में कम से कम 2000 लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक्टिव तौर पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो आईएसआई के स्लीपर सेल है या वो नापाक इरादों को मदद करने के लिए बाहर से आए हुए आतंकियों या नेटवर्क को तैयार करके रिक्रूटमेंट के लिए और लगातार हर तरह से उनको हेल्प करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोकल इस तरह के लोग हैं उनको हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ऑलरेडी चिन्हित कर चुकी है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि वहां के कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार हालात को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह के हैं उसको कौन मदद करता है? मदद वही नेता करते हैं जिसको अपनी चुनावी स्वार्थ, उनको दलीय स्वार्थ और पाकिस्तान से नहीं, उनको केवल अपना और अपने परिवार से
मैं ये बोलना चाहता हूँ 72 घंटे सर्वदलीय मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का और लगातार एक इंस्पेक्टर को गोली मारना, पुलवामा और अवंतीपुरा क्या बताती है, क्योंकि वहां पे कुछ लोकल लोग हैं जो आतंकियों को हाइड आउट देते हैं। हाइड आउट एक बहुत बड़ी समस्या है और कैसे दूर होगी, जो ऑल आउट है उससे भी, और राजनीतिक दबाव, और हमें एक निर्णय लेना है। निर्णय अब ऐसा लेना है कि इसकी सर्जरी करनी है, और सर्जरी अंदर भी और बाहर भी। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, अब कोई सवाल ही नहीं है। इस साजिश के बाद अगर हम निर्णय ले लेते हैं समय पे 1971 के जैसा, तो हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए ये आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। हमें इजराइल के जैसे अपने आप को ताकतवर, फ्रांस के जैसे हमें एक निर्णय लेना होगा, जिसकी आज जरूरत है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, जैसा कि ललन जी भी कह रहे हैं कि एक सर्जरी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसकी पड़ भी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो जम्मू के अंदर आतंकवाद पल रहा है, अगर वो उन आतंकियों की मदद ना करे, वहां से उन आतंकवादियों की मदद ना की जाए, तो उतनी हद तक जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मदद उनको मिलती है। सबसे बड़ा ये जो माइनस पॉइंट है वो यहाँ पर हो जाता है हमलों को लेकर। देखिए काजल जी, मैं बिल्कुल ललन जी की बात से सहमत हूं। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आतंकवाद होता है या जो भी क्राइम की घटना जहां पे होती है, आप उनको देखिए, किसी न किसी का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, चाहे छोटे गुंडे हो चाहे आतंकवादी हो। जब हमारे देश के अंदर वो सोच पलती है जो पाकिस्तान के आतंकवादी को और पाकिस्तान के मनोबल को ऊंचा कर देती है, उनको मालूम है वहां हमारे लोग हैं जो इनको खाना पीना भी देंगे, जो इनको रहने के लिए घर भी देंगे, जो इनको पूरी सुविधाएं देंगे, जो इनकी छिपने में मदद करेंगे, तो उन चीजों को बल मिलता है, वो हिम्मत करते हैं। लेकिन आपने पिछले कुछ सालों में एक बदलाव देखा होगा, जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी हमारे देश में घुसते थे, आज वैसी वो हिम्मत नहीं करते हैं। हमारी फोर्सेस के पास वो ताकत है और वो छूट है जो उनको बॉर्डर पे ही निपटा देती है। लेकिन अब नई टेक्निक के सहारे, जैसे ड्रोन से हमला करने वाली बात है, या जो इंडिया के अंदर ट्रेंड लोग रह रहे हैं जिनको स्लीपर सेल्स भी बोलते हैं आप, उनको प्रमोट करके उनसे गतिविधियां कराई जाने वाली बात है। इन चीजों को भारत सरकार को और हमारी सैन्य जो अधिकारी है उनको देखना पड़ेगा, इन चीजों से कैसे निपटना है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि स्थिति अभी कंट्रोल में है। हिंदुस्तान आर्मी के, एयरफोर्स के, चीजें हाथ से निकली नहीं है, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। इन चीजों से जीतने में टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज और संदीप जी आपसे समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके का कल ड्रोन से हमला हुआ है और आज एसपीओ के घर में घुसकर फायरिंग करना, बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे लग रही है। देखिए बिल्कुल काजल जी, बहुत बड़ी साजिश लग रही है। लेकिन एक वक्त हमने और आपने वो भी देखा है जब ये चीजें न केवल जम्मू कश्मीर में थी, जब ये आसानी से दिल्ली में कर दी जाती थी, जब ये घटनाएं आसानी से मुंबई में कर दी जाती थी, जब ये घटनाएं आसानी से केरल में कर दी जाती थी, तमिलनाडु में कर दी जाती थी, उत्तर प्रदेश में कर दी जाती थी, तो ये तो पूरे देश के अंदर फैल चुका था। आज ये चीजें सिमटकर जम्मू कश्मीर तक रह गई हैं, और जम्मू कश्मीर में भी इनकी बाढ़ नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में भी ये चीजें लिमिटेड है। कहीं ना कहीं आतंकवाद अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है। काजल जी, मुझे लगता है कि आतंकवाद पूरे तरीके से दम तोड़ रहा है। हमारी फोर्सेस को, हमारी सरकार को थोड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, थोड़ा और सख्त होने की जरूरत है। ठीक है ललन जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक रह गई, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक की वजह से ही ये हमला हो पाया है? क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन से हमला किया गया है वो जगह एक ऐसी जगह है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई ना कोई चूक वहां पर शायद रही जिसकी वजह से आज ये हो पाया। ये केस स्टडी की बात है और रिव्यू की बात है, इसमें हमको दूरदर्शी बनना है। हमें इस चीज को छुपाना नहीं है कि किन गलतियों से या कौन सा ऐसा हमारे से चूक हो गया सिक्योरिटी का, जिससे 100 मीटर केवल एयरक्राफ्ट के हैंगर से दूर पे ड्रोन का ये साजिश नाकाम हो गया। ये किस्मत की बात है कि वहां ट्रांसपोर्ट की और हेलीकॉप्टर M17 ये सभी हैंगरों में थी, लेकिन ये भगवान का कृपा और हमारी चौकसी जिससे ये दूरी बन गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सीमा से अगर आया है तो केवल
एक दो जगह हैं जहां से वो इस एक्शन को कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि उस इर्द गिर्द के इलाके में कोई रोहिंग्या और कोई इस टाइप के लोग जो स्लीपर से रिलेटेड हैं, उन्होंने मिलके लोकली ये कार्रवाई भी की होगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सभी चीजों को एनएसजी एनआईए खंगाल रही है और उम्मीद करता हूँ कि जब इन चीजों का परिणाम आ जाएगा तो इन गलतियों का, इन कमियों को हम दूर कर लेंगे। अभी मिस्टर ये वाइस चीफ इन्होंने उस इलाके को पूरी तरह से फिजिकली कल रात से लेकर अभी तक तहकीकात किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके परिणाम आने के बाद कहाँ पे गलती हुई है बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहला ड्रोन का अटैक है जिसमें हमारी इस तरह की नाकामयाबी उनको मिली है, लेकिन हम और सचेत होने के लिए तैयार बैठे। बिल्कुल बिल्कुल जी, और ज्यादा सचेत होना ही पड़ेगा। संदीप चौधरी जी, पाकिस्तान को लेकर एक और फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है जिसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, वो जम्मू कश्मीर के नेता उसमें जाते हैं और जब मीटिंग हो जाती है उसके बाद जो उनके बयान सामने आते हैं किसी में भी वो खास विरोध दिखाई नहीं देता। भले ही महबूबा मुफ्ती ने पहले कह दिया था कि पाकिस्तान से बात करें, लेकिन उसके बाद जो कहा कि खुले मन से बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, और गुलाम नबी आजाद ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो इन सारे बयानों को देखते हुए, उस मीटिंग को देखते हुए पाकिस्तान की बौखलाहट ये सामने आ रही है, क्योंकि उस दिन जब मीटिंग हुई थी पाकिस्तानी मीडिया में हमने देख लिया तो बहुत ज्यादा बौखलाहट थी, बहुत ज्यादा इस मीटिंग को लेकर। देखिए काजल जी, पाकिस्तान में या पाकिस्तान की मीडिया में इस तरीके की चीजें आम हैं। जब भी जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिशियन है, वो भारत सरकार से या दूसरे लोगों से मिलते हैं, दिल्ली में मुलाकातें होती हैं और वो शांतिपूर्ण माहौल में बात हो जाती है, तो पाकिस्तान की जो झुंझलाहट है, जो बौखलाहट है, वो निकल के सामने है। वहाँ की मीडिया में जो चीजें सामने आती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति ना हो। जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है वो भारत सरकार से शुद्ध बोले, भारत सरकार से काम करे, ताकि उनके लोगों को ज्यादा हिम्मत मिले, अपनी आवाज बुलंद करने का एक हौसला मिले। लेकिन इस तरीके की चीजें जब पाकिस्तान को या पाकिस्तान की लीडरशिप को या आतंकवादियों को या ISI को दिखाई नहीं देती, तो झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट वहाँ की मीडिया के माध्यम से निकल के सामने आती है। लेकिन काजल जी, हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना पड़ेगा, पॉलिटिशियन का जो फेस पे होता है, जरूरी नहीं वो दिल में हो। इनके दिल में कुछ और होता है, फेस पे कुछ और होता है, जबान पे कुछ और होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, जो वहाँ पे राजनीति करते रहे हैं, इतने टाइम से उनके परिवार वहाँ के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, वो चाहते हैं कि धारा 370 को फिर से बहाल किया जाए, वो चाहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिया जाए, ताकि वो लोग वहाँ पे राज कर सके, वो अपने तरीके से जैसे चीजें चलती थी उनको चला सके। लेकिन अब समय बदल चुका है, धारा 370 हट चुकी है, 35 से हट चुका है, दो अलग अलग लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग राज्य बन चुके हैं, तो वो चीजें अब पॉसिबल नहीं है। और इन सब चीजों की जो बौखलाहट है वो पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल ललन जी, कल का जो हमला था और आज जो SPO के घर में घुसकर फायरिंग की गई है, इन दोनों को कनेक्ट करके एक दूसरे से देख सकते हैं? मैडम, इसको चाहिए जो हम लोग लोगों को की शुरुआत शक से होती है, और ये शक इसलिए कॉन्फिडेंस तो हम होना है कि इधर कठुआ में देखा गया 2 संदिग्धों को, उधर ड्रोन से इंसिडेंट हुआ, और इधर SPO को आतंकियों ने घर में घुस के उनकी मतलब जिंदगी उनके पत्नी के साथ ले लिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इसको पूरे भारत में आप आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप देखिए 10 दिन पहले जो बम कांड हुए हैं वो बिहार के अंदर हुए हैं। बंका आपको दूसरा दरभंगा रेलवे स्टेशन और तीसरा आपको छबरा में, और यकीनन बता सकता हूँ कि अभी जो नेपाल का सीमा वो बांग्लादेश बगल में है। और आप देखिए हाल के लेके कोई अपराध को या देश के विरुद्ध कोई काम करने वाले लोग, सभी लोग कमजोर बनाने की कोशिश में। मैं आपको आंतरिक सुरक्षा को केवल इस
और घाटी में, ये पूरे भारत में ये जो IAS अपने स्लीपर सेल के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, चाहे वो धर्म जाति के नाम पे हो, पैसे दे के हो, या उनके मूर्खतापूर्वक उनके कमजोर शिक्षा के कारण वो अपने इलाके में टैग बना रहे हैं। और जरूरी है कि एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है जिसको JIC बोलते हैं, जो दिल्ली में होती है, वो पूरा निचोड़ इंफॉर्मेशन, पूछताछ का पूरा निचोड़, और वो स्टेटों में इसकी पूरी जरूरत के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे उसको बताए, और पुलिस और भारत सरकार की एजेंसी वो मिलके इस आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बहुत सतर्क और सख्त हो जाए। सख्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संदीप चौधरी जी, जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं कि कल से ही जितने भी एयरबेस हैं उन पर अलर्ट जारी कर दिया है, और ये जाहिर सी बात है कि अब अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकत कभी भी कर सकता है। अभी तक हालांकि हमें अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, लेकिन अब और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत क्या हो जाती है इस तरह के हमले देकर, क्योंकि ड्रोन के जरिए हमला किया जाएगा ये नहीं सोचा गया था। देखिए, बिल्कुल काजल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस तरीके से हम चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे रहती हैं और मुंह तोड़ जवाब देती हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान और उनके आतंकवादी भी इस फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से हम किस टेक्नोलॉजी से, किस तरीके से सुरंग बना के, आपने देखा होगा कभी सुरंगों के माध्यम से इंडिया के बॉर्डर में घुसा जाता है, कभी समुद्र के रास्ते से मुंबई हमला आपको याद होगा घुसा जाता है, अभी एक ये ड्रोन के माध्यम से चीजें हो गई हैं। और ड्रोन के माध्यम से पहली बार नहीं है, हथियार भी ड्रोन के माध्यम से इंडिया के बॉर्डर में गिराए गए हैं, नशीले पदार्थ भी इंडिया के उसमें भेजे जाते हैं बॉर्डर के अंदर। तो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। और एक और भी हमारा बहुत बड़ा शत्रु है जो फ्रंट पे आके काम नहीं करता है, जो टेक्नोलॉजी मुहैया कराता है और पाकिस्तान की सरजमी को इस्तेमाल करता है, वो चाइना है। पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ड्रोन कहां से आती है, ये टेक्निक, ये ट्रेनिंग, ये सब चीजें चाइना भी हमें इनडायरेक्टली कमजोर करने की कोशिश करता है। और कोरोना के भी ये मैं मान के चलता हूं कि एक जैविक हथियार है जो चाइना ने इस्तेमाल किया है और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हिंदुस्तान भी इसमें बड़ा नुकसान उठा रहा है। तो हमें और हमारे दुश्मन एक नहीं है, हमारे दुश्मन अफगानिस्तान में भी बैठे हैं, हमारे दुश्मन पाकिस्तान में भी बैठे हैं, हमारे दुश्मन चाइना में भी बैठे हैं। तो हमें बड़ी रणनीति से काम लेना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकली अप्रोच के साथ भी काम करना पड़ेगा, हमारी फोर्सेस को भी एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान को जिस तरीके का बालाकोट में जवाब दिया गया था, पुलवामा हमले का जो बदला लिया गया था, इस तरीके के हमें एक्शन टाइम पर लेते रहने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान बैकफुट पर रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। ललन जी, आपके हिसाब से क्या है कि इस तरीके का जवाब इस बार पाकिस्तान को देना पड़े, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान देख चुका है, बहुत नुकसान उस समय हुआ था, बालाकोट वाला भी देख चुका है, उस समय भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आता है। अब लग ऐसा रहा है कि शायद उससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए ताकि सबक मिले पाकिस्तान को। देखिए काजल जी, मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ कि अभी उसके इलाके में भी जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी हमारे जो वेपन्स हैं, हमारी जो मोटर है, हमारी जो और हथियार हैं और राफेल है, जो अपने लोकेशन से उसको बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं। मैं आपको बताऊं, अरुणाचल के चीन के तरफ सीमाओं में बुलेट ट्रेन आ चुका है। अब आप सोचिए, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये लोग LOC दिखते नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ हमारी पूरी तैयारी इन दुश्मनों की है। एक बात और बताना चाहता हूं, तुर्की जो है लगातार 300 आतंकियों को सीरिया से, जिनको जिहाद का शौक हो रखा है, उनको LOC के ऊपर तैयार कर रहे हैं। मौका देखते ही वो एक बहुत बड़ा घुसपैठ की संभावना बनाएंगे। अभी पाकिस्तान जो है वो लगातार राजस्थान, गुजरात, कच्छ का एरिया, इसके ऊपर भी वो घुसपैठ करा रहा है। हाल के दिनों में हमारी आसमानी ताकत भी उनको बता रही है, देखो तुम इस इलाके में कोई हरकत मत करना। लेकिन आपको पता है, अमेरिका और भारत का ज्वाइंट ऑपरेशन एक्सरसाइज का
बीकानेर में हुआ। समुद्र में भारत का लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन और एक्सरसाइज की पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन पाकिस्तान और चीन ये दोनों समझने वाले नहीं। इस बार मैं 100% मान के चलता हूं कि इसको एक ऐसा सबक भारत देगा जो इसको मजबूत होगा कि अब मैं चीन के पीछे नहीं खड़ा होऊंगा। और आप देखिए इसका नहीं निकलना। एफएटीएफ का माप और हाफिज के लोगों को ये काम के लिए जेल में, लेकिन वो बाहर अपनी एक्शन में। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं पार्टी जैसा देता हो तो जरूरी है कि उनको अगर बंद, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो मोटिवेट करें, माहौल को खराब करें। ये प्रजातंत्र देश है, ये भारत के खिलाफ किसी भी बयान को। ठीक है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी, देखिए सेनाओं में भी कितना डिफरेंस होता है। हमारे भारत की जो सेनाएं होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश के लिए शहीद हो जाएंगे, अपने देश के लिए शहादत देंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सेनाएं होती है उनकी ट्रेनिंग भी अलग तरीके की, मतलब उनकी ट्रेनिंग में ही हमला होता है, आतंकवाद होता है। कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है? देखिए काजल जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे देश की जो सेना है वो अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ शांति के लिए काम करती है और कई देशों में शांति सेना का हिस्सा भी रही है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल वहाँ की जो सेना है वो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है, वो ISI के साथ में मिलकर काम करती है और उनका जो मकसद है आतंकवादी तैयार करना भी रहता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और इसीलिए आपने देखा होगा वहां की सेना में डिसिप्लिन नहीं है। कई बार वहां के जो सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहां की सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन आता है आपके सही कार्यों से, आपकी नेक नियत से। तो हमारे देश की सेना और पाकिस्तान की सेना की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इनकी अप्रोच में फर्क है, इनकी सोच में फर्क है। उनकी सेना के दिलो दिमाग में आतंकवाद बसा हुआ है। बिल्कुल, सेना के भी दिलो दिमाग में आतंकवाद बसा होता है। ललन जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि ये बात जो है लगभग सभी को पता है। ये बात सभी को पता है कि जो आतंकवाद है उसको तो पाकिस्तान पनाह देता ही है। आतंकी के बड़े बड़े संगठन जो हैं वो पाकिस्तान में रहते ही हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना है उनकी भी संलिप्तता कुछ इसी तरीके की होती है। एकदम उनका जो पेट है ISI का जो लोग हैं, बिल्कुल, और उनका ये उद्देश्य होता है कि माहौल को कैसे दूसरे देश में बिगाड़ना है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, भारत हो। मैं आपको एक चीज अभी जल्द में बताना चाहूंगा। सीमा के ऊपर एक कालुक जगह है जहां आर्मी ने 30 से 40 राउंड फायर किए हैं। उन्होंने एक ड्रोन को उड़ता हुआ देखा है अपने एकदम LOC के ऊपर, और ये बहुत गंभीर मसला हो गया। अब अगर इस तरह की हालत हो रही है तो हमें भारत को एक एक्शन के लिए तुरंत अपने आप तैयार होना पड़ेगा। ये मैं आपको जो ये करीब 1 घंटा पहले की बात है। कालूचक इलाके में आर्मी ने ड्रोन को देखा और 30 से 40 राउंड उसके ऊपर फायर किया गया और वो वापस चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ISI, पैट और पाकिस्तान आर्मी यही ट्रेनिंग देते हैं और यही घुसपैठ का सपोर्ट करते हैं। अब सवाल है कि अगर हमें इस बात की पूरी जानकारी है तो हम अगर इस पे एक्शन में लेट करते हैं तो ये सही नहीं है। और सरकार देखिए LFC के ऊपर हमारे डिफेंस मिनिस्टर एक उनका साथ हमारे जनरल साहब हैं। सर आप देखिए LOC के ऊपर DSS, ITB, इंडियन आर्मी पूरी मुश्किल इस तरह की एक्शन हो पाकिस्तान
बिल्कुल संदीप चौधरी जी, ये जो ड्रोन हमले की बात है कि ड्रोन हमला जो था उसका रिमोट कंट्रोल कहाँ हो सकता है? क्या वो पाकिस्तान में हो सकता है या फिर वो जम्मू शहर में ही हो सकता है? क्योंकि ये सारे जो पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट पर फिलहाल जांच की जा रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी वहां पर है, उसका कंट्रोल कहाँ से हो सकता है? और वहीं स्थानीय लोगों की मदद के बिना भी नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिस पर चर्चा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जांच का भी विषय है कि उस रिमोट का कंट्रोल था कहाँ। देखिए काजल जी, इसमें दो चीजें आती है। वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट साथी बैठे हैं ललन जी, वो बता ही रहे हैं, जो ड्रोन है, ड्रोन का रिमोट कंट्रोल जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, रिमोट का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान से भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो सच्चाई है सबसे बड़ी, वो है मास्टरमाइंड। इस रिमोट कंट्रोल को कंट्रोल कराने वाले जो मास्टरमाइंड है वो केवल और केवल पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट कराते हैं सब चीजों को, और इन चीजों को जांच का विषय है। ये हमारी जांच एजेंसियां बताएंगी कि वो कंट्रोल कहां से हुआ है, उसका पर्पस क्या था, और कितना नुकसान उसने किया है, या कितना ज्यादा बड़ा नुकसान और वो कर सकती थी, और इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। मैं आपको बताऊं, इजराइल में इस तरीके के हमले किए जाते हैं, लेकिन इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी आर्मी है, जो एयरफोर्स है, वो इन चीजों को टाइम से पहले बॉर्डर के बाहर मार गिराती है। तो हमें भी उस चीज पे काम करना पड़ेगा और ऐसे खतरों को समय से पहले खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ललन जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है ये रिमोट कंट्रोल की बात? क्योंकि ये सवाल भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि कई एंगल हैं जो कि जांच के हैं रिमोट कंट्रोल को लेकर। कहां से इसका हो सकता है? देखिए, पत्रकार साहब ने बहुत सही कहा जी, मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके जो स्लीपर सेल हैं, उसके जो सपोर्ट करने वाले, हाइड आउट बनाने वाले, और उनको प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से या सैन्य सामरिक रूप से, ये हमारे पास बैठे हुए हैं। इसका काम इंटेलिजेंस इनपुट का है, कैसे वो इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ, ये सभी इनका एक्शन चल रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो ड्रोन का जो इंसिडेंट हुआ, ये हमारी जांच एजेंसी मान रही है कि एक सैन्य छावनी सतवारी का इलाका है, वहीं से हो सकता है कि इसका एक्शन हुआ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि 18 किलोमीटर दूर से यह सीमा के अंदर इस तरह का एक्शन करने की अभी स्थिति नहीं है। एक दूसरा पॉइंट भी है कि ये हाइट इसकी नीचे हो जाती है, और जब नीचे हो जाती है तो रडार इसको पकड़ नहीं पाता। लेकिन मैं अपना आइडिया और सोचने का तरीका, जरूर ये रोहिंग्या या किसी स्लीपर सेल या उस इलाके के इर्द गिर्द किसी ना किसी ऐसे एजेंट के द्वारा ये इंसिडेंट हुआ है, जो इस एयरपोर्ट, एयर जो स्टेशन है, उसके इर्द गिर्द काफी दिनों से रेकी और अपना एक्शन के लिए अपनी कार्रवाई प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन वेट किया जाए, 2 से 3 दिन में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाएगी, और फिर एक्शन के लिए पाकिस्तान अपने आप को तैयार हो जाए। वो बैठा हुआ है, उसने अपने एयरपोर्ट को, अपने सभी वाइटल पॉइंट को, वाइटल इंस्टॉलेशन को सतर्क कर दिया है। उसको डर है कि कोई ना कोई भारत इसको कड़ा संदेश देगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया की समान एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, और यही होगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से रैकी की बात हो रही है कि बिना रैकी के तो नहीं हो सकता, पहले से नजर रखी जा रही होगी, पहले से प्लानिंग की गई होगी इस पूरी चीज को लेकर, कहाँ किस तरीके से अटैक करना है, अगर ड्रोन के जरिए हमला करना है तो विस्फोट कहाँ पर होना चाहिए, पूरी प्लानिंग के साथ ये जो हमला हुआ है वो किया गया होगा। और जिस समय ये हमला हुआ है वहां पर उस हमले की जगह कोई ना कोई व्यक्ति शायद ऐसा होगा जो कि जानकारी पहुंचा रहा होगा कि ये वक्त ऐसा है कि अब आपको अंजाम दे देना चाहिए। देखिए काजल,
न प्रिपरेशन के तो कुछ भी नहीं होता है। आप ये न्यूज दे रहे हैं, ये भी प्रिपरेशन है। हम जो लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारी भी अपनी प्रिपरेशन है, चीजों को देखना सोचना पड़ता है। ये तो बहुत बड़े ऑपरेशन है, ये बिना प्रिपरेशन के नहीं, और एक दिन की प्रिपरेशन के भी नहीं हो सकते। इनमें महीनों की प्रिपरेशन होती है, रैकी होती है, उसके बाद ही अंजाम दिया जाता है। और आपने देखा, रैकी एक ऐसी चीज है, हमने संसद भवन के अंदर हमला होते हुए देखा, तो रैकी करने के बाद ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की होती है। जैसे हमारी आर्मी की, हमारी फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, इस तरीके की हार्ड ट्रेनिंग इनको भी दी जाती है। बस ये आतंकवादी होते हैं इनकी और फौजियों में यही फर्क होता है। अदरवाइज ये लोग भी हर वक्त अपनी जान हथेली पे लेके आतंकवाद फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। और आपने देखा भी होगा, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उनमें इनका बच निकलना नामुमकिन होता है, बल्कि मैं कहूंगा कि 90% ये लोग मारे जाते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है, और वो मकसद पूरे तरीके से देश को, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को जान माल का नुकसान पहुंचाना होता है। बिल्कुल ललन जी, जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, हिंदुस्तान को जान माल का नुकसान पहुंचाना होता है, रैकी की बात निकलकर सामने आ रही है, पहले तैयारी की गई। अभी सवाल इसीलिए वही खड़ा होता है कि कब से ये तैयारी की जा रही होगी, कब से इस तरह के हमले की तैयारी की जा रही, क्योंकि हमारे देश में हालात यह है कि इस समय देश कोरोना से जूझ रहा है। हमारे देश में हालात वो हैं कि एक नई ऐसी बीमारी आई हुई है जिसका ना तो कोई इलाज हो पा रहा है और ना ही उसको रोका जा रहा है। पूरा देश इस बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसी बीच में पाकिस्तान ने मौका देख लिया। देखिए, हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, कराते हैं, यही बात बताते हैं कि जो दुश्मन है ऐसे मौसम पर क्या करेगा और ऐसे माहौल में कार्रवाई करेगा जो उम्मीद नहीं की जाती है। आपने बहुत सही कहा, इस कोविड के आफत के समय तो पाकिस्तान है, उसको पता है, वो कोई अपना आर्थिक विकास नहीं करता, वो अपने देश के बारे में कुछ नहीं सोचता। उसको एक ही लगा हुआ है, जब से वो जन्म हुआ है, कि भारत को नुकसान पहुंचाना है। जब उसने सोच ही लिया है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ आबादी बहुत है, क्षेत्रफल बहुत है, हम प्रजातंत्रीय देश है, लेकिन अब वो जितनी बार हमें कचोट रहा है और जितनी बार हमें परेशान कर रहा है, वो हद से ऊपर हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत सख्त है, हमारी जो अभी सरकार है कोई सख्त नहीं, हमारी फौज बहुत बहुत ताकतवर है अपेक्षाकृत पहले से, मुझे इसको बोलने में कोई संकोच नहीं, लेकिन हमारी सीमाएं बहुत बड़ी हैं। हमें पूरे, चाहे ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, समुद्री हो, आसमानी हो, हमें मुस्तैद होना है। और एक बात, पाकिस्तान वो एटम और परमाणु की जो डर पैदा करता है, वो निष्ठापूर्वक उसकी कार्रवाई है। उसको तुर्की जैसे देश ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौके पे आज दुनिया से वो कटा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समुद्री हो, आसमानी हो, और जमीन में तो कहीं टिकने की उसकी स्थिति नहीं है। उसके लिए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यही काफी है। और हमें इस बात का भी पता है कि वो अपनी गलतफहमियों के कारण वो बर्बाद होगा, और 3 टुकड़े में उसकी बात होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ललन जी, ये एक चीज और है कि ये है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ इन आतंकी गतिविधियों की वजह से जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के हाल हम देखते हैं किस तरीके से उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उनके परिजनों की आवाजें, उनके परिजनों की चीख पुकारें सबने सुनी है। वहां के स्थानीय लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इन कुछ आतंकी गतिविधियों की वजह से। कैसे भागे थे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। गांधरबल का एक जगह है जहाँ पे मैं ऑपरेशन में गया तो देखा कि जो टूथ ब्रश है और टूथपेस्ट है वो लगे हुए हैं, और लोग अपने घर को छोड़ के भाग गए, वो सूख गया था। मैंने ऐसे भी मौके देखे हैं जहाँ करण नगर में, जहाँ पे लोगों ने लाखों की संपत्ति ऐसे लवारिस के तौर पे छोड़ के जम्मू में चले गए, और जम्मू में उनका जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका कारण क्या था? हमारी जो व्यवस्था थी वो बहुत लचर थी, हमें एक्शन में सख्ती नहीं किया। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज हम
बहुत मुस्तैद है, हमारी सरकार भी सतर्क है, लेकिन एक बार एक्शन अवश्य होना है और पंडितों को ही नहीं पूरे देश में कश्मीर को एक बनाना है, जिसका काम शुरू हो चुका है। 370 हटने के बाद विकास का गति शुरू है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है अपने हरकतों से चाहता है कि यहाँ के माहौल को फिर अवरुद्ध कर दें, लेकिन उसकी ये जो सोच है वो कामयाब नहीं होगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश की सेना पर हमें बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि बहुत ताकतवर हमारे देश की सेना है, फिर भी वहां के स्थानीय लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। जैसे कि ललन जी भी बता रहे हैं कि लोग अपने घर छोड़ कर वहां से आ जाते हैं, वहां पर सामान उनका वैसा का वैसे ही रखा हुआ, लेकिन लोगों को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। कब उन पर हमला हो जाएगा, कब उन पर आतंकी हमला हो जाएगा, कोई कमी नहीं है, मुस्तैदी की कमी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है। संदीप चौधरी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ललन जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कहीं ना कहीं चूक है, शायद कहीं ना कहीं चूक है, या तो मुस्तैदी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ताकत पर हमें पूरा भरोसा है भारतीय सैनिकों की। क्या मुस्तैदी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, या फिर मजबूती की और ज्यादा जरूरत हो जाती है? इसमें हमें पक्का इरादा और निर्णय लेने की सोच तो सरकार में भी है, और हमारी जो अर्धसैनिक बल 20,000 अभी अर्धसैनिक बल का और डिप्लॉयमेंट हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये कोई ऐसी चीजें हैं जिसको इस पे बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है ये देखना पड़ेगा। लंबे समय से ये जो नेता हैं वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसको कमजोर बनाते हैं। मैन शुड बी फ्लेक्सिबल, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे होनी चाहिए? अब किसी भी हालत में जो कश्मीर घाटी है उसके अंदर निर्णय और पक्का इरादा और काम करने की एक सोच, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार हर तरह से लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। हमारे जो अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, ये पूरा जम के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सोच वो जो रोक है वो कुछ नेताओं के द्वारा है। जैसे पुराने समय में था वो अब नहीं है। यासीन मलिक जैसे लोग अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी बयानें देते हैं जिससे वहां की जो माहौल है पाकिस्तान के पक्ष में जाती है और लोकल लोग डरते हैं, लेकिन उनके डर को अब खत्म किया जा रहा है और खत्म करना बहुत निहायत आवश्यक है। बिल्कुल। और ललन जी, हमारे देश की जितनी ताकत है, हमारे देश की जितनी शक्तियां हैं, पाकिस्तान को इस चीज का डर तो है, और यही वजह है कि पाकिस्तान अन्य देशों के मंच पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कश्मीर का राग अलापता है और हिंदुस्तान का नाम भी जरूर लेता है। हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कश्मीर की बात होती है, वहां पर भारत की बात होती है, तो इससे साफ है कि डर है भारत को लेकर पाकिस्तान के अंदर। एकदम मुंह खा रहा है। एपीटीएफ उसको लगातार उसको बता रहा है कि तुम हमारे दिए हुए पॉइंट्स को सफल रूप से कामयाबी नहीं करते हो, तुम अभी भी फंडिंग कर रहे हो, आतंकियों को अपने पाकिस्तान में मौका दे रहे हो, तुम उन लोगों को घुसपैठ कराने की मतलब रास्ते बना रहे हो। और आप देखिए पूरी दुनिया उसको लथार रही है। केवल वो कुछ देश तुर्की जैसे, अब तो संयुक्त अरब जो है उसको चेतावनी तक दे चुका है, आर्थिक रूप से उसकी नाकेबंदी कर चुका है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, और अगर आतंक कहीं भी दुनिया में हो आपको पता चलेगा कि उसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अब एकदम शिथिल पड़ चुका है, कमजोर पड़ चुका है। एक अगर झटका उसको लगा तो अपने आदतों से जो मजबूर है वो फिर कभी सर नहीं उठा पाएगा, और ये होने वाला है। सिंध, उसके बाद उसके हर इलाके में देखिए कहीं ना कहीं आक्रोश है, और वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दुनिया को इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन 51 मुस्लिम देशों में उसको 2-3 देशों को छोड़कर कोई भी देश उसको सब
मेरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। मैं तो फौजी हूं, लेकिन भारत हर को आजादी है। अगर वो पाकिस्तान समझता है कि मैं धर्म जाति के नाम पे दुनिया में अपना माहौल को कश्मीर के अगेंस्ट बना दूंगा भारत का, तो ये नामुमकिन है। ललन जी, दो दुश्मन देश जो कि भारत के बिल्कुल पास पास हैं, चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों ही दुश्मनी निभाते हैं, दोनों ही दुश्मन है। चाहे हम LAC की बात कर लें या फिर LOC की बात करें, LAC पर भी वैसे ही हालात रहते हैं, LOC पर भी वैसे ही हालात रहते हैं। उधर चाइना घात लगाए बैठा रहता है तो इधर पाकिस्तान घात लगाए बैठा रहता है। दोनों का मकसद एक ही होता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। और अगर हम इनके पीछे की रणनीति देखें तो दोनों ही आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहेंगे आप? एकदम साफ है। जो चीन है, आप देखिए LAC के ऊपर पिछले साल उसने कितनी समस्याएं पैदा की, लेकिन हमारे जो बहादुर थे उन्होंने, माउंटेन वारफेयर के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने उनको बताया कि देखो तुम किसी भी मौसम में हमारे अब सामने खड़े नहीं हो सकते। हमने सभी ऊंचाइयों को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके ऊपर बढ़िया ऑब्जर्वेशन रखा था, और यही कारण था कि सीमा विवाद 11 मीटिंग के बाद वो पीछे गए। लेकिन अभी भी वो पूरी तौर पे पीछे नहीं गए, और बंदोबस्त अपने इलाके में टैक्टिकल पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन भारत भी उसी तरह से मुस्तैद है। दोनों का सोच एक ही है, भारत के विरुद्ध में। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान धीरे धीरे चीन के गिरफ्त में आता जा रहा है, और ऐसा समय भी आएगा कि वो एकदम उसकी गुलामी में आ जाएगा। और चीन, उसकी आदत है कि छोटे देशों को वो आर्थिक रूप से मदद करके अपने अपने हाथ में लेना चाहता है, और दूसरे देशों के खिलाफ आप देखिए बांग्लादेश में, लंका में और नेपाल को भी उसने अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश की। लेकिन भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना था। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों का सोच एक ही है, और ये आगे और पीछे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अपना सोच, एक्शन हमारे भारत के खिलाफ करते हैं। तो जरूरी है कि एक बार पाकिस्तान को एक ऐसी ताकतवर उसको संदेश दिया जाए कि वो खड़ा ना हो सके, अन्यथा ये लगातार साजिश और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये मैं यकीन से आपके माध्यम से काजल जी कह सकता हूं। जी बिल्कुल। और एक चीज और है ललन जी, कि पाकिस्तान को लगता यह है कि चाइना उसका दोस्त है, पाकिस्तान को ये लगता है कि चाइना उसका दोस्त है, लेकिन चाइना जैसा देश है उसकी दोस्ती देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वही होता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। दोस्ती भले ही चाइना दिखाए पाकिस्तान के साथ में, लेकिन दगा वो जरूर कर सकता है, और पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो दोस्ती समझकर बैठा है तो। गद्दार देश है चाइना। ये देखिए, वो धूर्त है, वो ताइवान हो, हांगकांग हो, वो किसी के साथ भी ईमानदार नहीं है। वियतनाम हो, वो दुनिया के सभी छोटे देशों को दबाना चाहता है, लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। उसके ऊपर अमेरिका का बहुत दबाव है, और मैं आपको बताऊं रसा भी उसको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से जो भी है वो चीन के खिलाफत है। चीन का जो विस्तारवाद और जो उसकी कोविड के बारे में जो हम लोग आज दुनिया त्रस्त है, उसको जान रही है, जांचें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को समझ में जब तक आएगा वो चीन के पूरे दबाव में पड़ जाएगा। उसको पता है कि वो मुसलमान की बात करता है, लेकिन जो चीन में पूरी मुसलमानों की हालात है उसके ऊपर उसकी जबान नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से दबा हुआ है, सैन्य रूप से दबा हुआ है। जितनी पुराने हथियार हैं, जितने पुराने टैंक हैं, जितनी पुरानी विमान है, वो सब उस वर्जन को पाकिस्तान को देता है। तुर्की उसको लगातार समर्थन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दे रहा है, लेकिन वो सब उसको उसके आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। और भारत उसके सामने बहुत बड़ा आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से सामने खड़ा है। वो गलत जगह हाथ दे रहा है। वो तो उत्तर प्रदेश के बराबर भी अपने को काबिलियत
नहीं रखता। तो मैं काजल जी साफ कहना चाहूंगा कि इस बातचीत में मैं ये सोच रहा हूं कि कब भारत के द्वारा एक संदेश पाकिस्तान को मिले जिससे कि वो अपने नापाक हरकतों पे बाज जाए और वो इसके लायक न रहे। ये मैं इस चीज को सोच रहा हूं और ये जल्द होने वाला है। बिल्कुल। और ललन जी, आप ही नहीं सोच रहे ऐसा, बल्कि पूरा देश ऐसा सोच रहा है। पूरा देश यही चाहता है कि पाकिस्तान को जवाब मिले। जिस तरीके की कायराना हरकत की गई है, पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि कब पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, कब पाकिस्तान मुंह की खाएगा। इस बात का इंतजार पूरे देश को है और यही वजह है कि अलर्ट कर दिया गया। लेकिन दो जो वजह है वो निकलकर सामने आ रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि पाकिस्तान की इसके पीछे मंशा, क्या वो ऑल पार्टी मीटिंग वाला मामला हो सकता है, या फिर हमेशा की तरह जो कायराना हरकतें की जा सकती हैं एक बार फिर से वही हरकत कर दी है? ये 2 पॉइंट निकलकर सामने। बस आपका कहना बहुत सही है। 72 घंटे पहले सर्वदलीय मीटिंग हुआ, उसमें उनको लग गया कि ये जितने घाटी के नेता हैं, जितनी राजनीतिक दल हैं, सब भारत सरकार के साथ हैं और पूरी भारत अब 370 पे खुश है और कश्मीर को अपना बना लिया है। वो पहले से अभिनंदन का उसकी विकास और उसकी बढ़ोतरी के लिए पूरा देश साथ है। तो पाकिस्तान में हलचल होना ही है। और एक बात और है, मैं फौजी हूं, फिर भी आपको एक चीज बताता हूं, एक शायर के तौर पे। महबूबा मुझे फिर तेरे मोहब्बत का फसाना याद आया, छलकाए थे अश्क तूने वो जमाना याद आया। हमारा भारत एक इतिहास रखता है। हम ऐसे लोगों को लगातार पराजित करते रहे हैं और हमारी फौज, हमारी सरकार और हमारी आम जनता, हमारी मीडिया अब एक है। लेकिन पाकिस्तान और चीन का कोई भी नापाक हरकत को अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही हमारा सोच होना चाहिए। कोई भी इसके बारे में जो सोचता है उसका एक ही लाइन होना चाहिए, केवल भारत, केवल भारत। यही हमारी सोच और यही हमारा उद्देश्य। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आतंकवादी हरकत का जवाब भारत को देना ही पड़ेगा। जिस तरह की कायराना हरकत की गई है, कल ड्रोन के जरिए हमला किया गया और आज एसपीओ के घर में घुसकर गोलाबारी की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।